नमस्कार साथियों, आप सभी का चेंज मेकर्स एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने पर संख्या पद्धति के नंबर्स पढ़े थे। उनमें था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्या। आज अपन बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या की। अब ये परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो देखिए, जो ये परिमेय संख्या होती है इसका दूसरा नाम होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति या फिर इसको अपन कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। और जो अपरिमेय संख्या होती है ना, इसको अपन अनावृत्ति या फिर अशांत दशमलव प्रसार भी कहते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्या कौन क्या होती है कि कोई पूर्णांक है, उसमें किसी और पूर्णांक का भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है। कि कोई पूर्णांक है, उसमें किसी और पूर्णांक का भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसे अपन किससे दर्शाते हैं पता है? इसे अपन दर्शाते हैं P/Q से। ठीक है, P/Q से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और जो नीचे वाली संख्या होती है हर। ये भी कोई पूर्णांक है, ये भी कोई पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, इसमें एक शर्त होती है। जो हर होता है ना, जो नीचे वाला पूर्णांक है उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कभी भी 0 नहीं होगा। ये इसकी शर्त है। मैं आपको एक बार दर्शा देता हूँ। जैसे मैंने लिया 5, मैं 2 का भाग दे रहा हूँ। ये P/Q के रूप में है। ठीक है, P का मान यहाँ पर दे रखा है 5, Q का मान दे रखा है 2। इसको अपन हल करेंगे तो क्या आएगा? 2.5। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद एक संख्या आकर ये शांत हो गया, इसलिए इसका नाम दे दिया शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। एक और उदाहरण देख सकते हैं आप। इसको अपन लिखते हैं 0.3 का बाद। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 0.3 के बाद संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ठीक है। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 3/9। ये बाहर हटेगा तो 9 आ जाएगा। अब आप इसको हल करके देखोगे तो आपके पास 0.333 यही आएगा। ठीक है। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है ना, इसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है सर? पाई और एक ई होता है। पाई का मान होता है 3.1428 और ई का मान होता है 2.7182। ऐसे ऐसे क्या आगे आगे चलता रहता है, यानी कि शांत नहीं होता है, अशांत रहता है। इसलिए इसको कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। और ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। इसमें आप और भी देखो, जैसे रूट की संख्या है, √5 हो गया, √7 हो गया, √2 हो गया, तो ये भी किसमें आती है? अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। ठीक है। ये ध्यान रखना लेना कि भाई ई और पाई है ना, अपरिमेय संख्या होती है। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। एक दो छोटे से नाम आते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना। एक नाम आता है स्थानीय मान। क्या नाम आता है? स्थानीय मान। ठीक है। और एक नाम आता है, यहां पे लिख सकते हैं, एक आता है अंकीय मान। अब ये दोनों क्या होती है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। माना कोई भी संख्या है, जैसे 4895। ठीक है। हमें अगर पूछता है कि भाई बताओ इसमें से 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान बताना है। 4 का क्या बताना है? स्थानीय मान। अब देखो 4 पीछे से कितना आगे है? चौथे नंबर पे है। तो एक जो संख्या का मान स्थानीय मान पूछा वो तो लिखना ही लिखना है। इसके पीछे जो जितनी संख्या है ना, उतने 0 लगा दो। तो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 संख्या है, तो 3 0 लगा दो। ठीक है सर। अगर अपने को यहाँ पूछता 9 का स्थानीय मान, क्या पूछता?
9 का स्थानीय मान। तो मैं क्या लिखता आप बताओ, जिसका स्थानीय मान पूछा वो तो पहले लिखना ही लिखना है। अब देखो जो संख्या पूछी है उसके पीछे और कितनी संख्या है, 9 के पीछे टोटल कितनी संख्या है, 1। तो यहाँ पर अपन कितने जीरो लगा देंगे, 1। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा इसमें, 90। और अंकीय मान क्या होता है, अंकीय मान यानी कि जिस अंक का अंकीय मान पूछ रहे हो वो अंक खुद ही अंकीय मान है। जैसे अगर मैं पूछ लूं कि भाई बताओ 4 का अंकीय मान क्या है, 4 का अंकीय मान क्या है, तो यहाँ पर 4 का अंकीय मान 4 खुद ही होगा। यहाँ पर 4 का अंकीय मान 4 खुद ही होगा और कोई संख्या नहीं होगी और अपने को कोई पीछे जीरो वगैरह नहीं लगाने हैं। इसी प्रकार अगर बोले कि भाई बताओ 9 का अंकीय मान क्या होगा, 9 का अंकीय मान 9 खुद ही होगा। जो अंक दे रखा है ना उसका अंकीय मान वो खुद ही होता है और कोई संख्या नहीं होती है। जबकि स्थानीय मान में क्या होगा, अगर जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा वो लिख दो और उसके पीछे टोटल कितनी संख्या है उतने उसके पीछे जीरो लगा दो, तो वो उसका स्थानीय मान आ जाता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इकाई का इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है कि कोई भी संख्या दे रखी होती है उसका जो सबसे दाहिनी ओर का अंक होता है ना वो होता है इकाई का अंक कहलाता है। ठीक है, इकाई का अंक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इकाई अंक। जैसे कि आपको एग्जाम में सवाल पूछते हैं, जैसे दो टाइप के सवाल पूछ सकते हैं। पहला टाइप है सवाल का कि कोई भी संख्या दे रखी होगी और इसकी घात दे रखी होगी। ठीक है, और एक सवाल होगा कोई भी ये देकर पूछ सकते हैं कि भाई इसका इकाई का अंक क्या होगा, ये देकर पूछ सकते हैं इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो ये सवाल कैसे हल होंगे यही अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको ये पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आप ये बहुत अच्छे से और सरलता से कर सकते हो। देखो इकाई का अंक तो आपको पता चल गया, जो भी संख्या दे रखी होगा जो उसका सबसे दाहिनी ओर का अंक होगा वो इकाई का अंक है। इसमें तीन चीजें आप ध्यान रखना। पहली, कोई भी संख्या दे रखी है और अगर उसकी घात दे रखी है, घात यानी कि स्क्वायर या वर्गमूल वगैरह। अब पहले एक चीज ये देख लो, वर्ग किसे कहते हैं यानी कि स्क्वायर, वर्गमूल किसे कहते हैं स्क्वायर रूट, एक घन किसे कहते हैं क्यूब, और घनमूल क्यूब रूट। कोई भी संख्या है और उसके ऊपर अगर घात उसकी 2 है यानी कि 5 का वर्ग 2 है तो इसको अपन लिखते हैं 5 गुणा 5। कोई कोई बच्चा क्या करता है कि इसको लिखता है 5 गुणा 2। 5 गुणा 2 नहीं है, ये 5 गुणा 5 है, तो इसको अपन कहते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25। और वर्गमूल में क्या होगा, कोई अपने को ऐसी संख्या दे रखी होगी जिसका अपन वर्ग हो ज्ञात किया हो, जैसे कि 36। 36 का वर्गमूल क्या है, 36 का वर्गमूल क्या है 6 है। क्या है 6 है। कैसे देखो, आप 6 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे 6 गुणा 6 तो क्या आएगा 36 आएगा ना। यानी कि 6 का वर्ग क्या है 36 और 36 का वर्गमूल क्या है 6। ठीक है, और इस प्रकार घन देख लो, घन में क्या होता है, मैं लिखता हूँ 5 की घात 3 यानी कि 5 क्यूब। इसको मैं लिखता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका गुणा करने पर आएगा 125। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 और इसमें इकाई का अंक ये भी 5। और अगर बात करें घनमूल की, क्यूब रूट की बात करें तो इसमें होगा, देखो कोई भी संख्या दे रखी होगी जैसे 216। अब 216 पूछेगा 216 का घन रूट क्या है तो वो होगा 6। ठीक है, समझ में आ गया वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। अब आगे देखो, पहला कॉन्सेप्ट इसमें है कि अगर कोई भी संख्या दे रखी हो और उसकी घात अगर कुछ भी हो और जो संख्या दे रखी है उसके इकाई का अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इकाई का अंक ये हो और कोई भी घात दे रखी हो, बात चले चाहे कितनी भी दे रखी हो, तो उसका हमेशा इकाई का अंक है ना ये खुद स्वयं संख्या ही होगी। इनकी घात सदैव ये खुद संख्या ही होती है, ये खुद संख्या ही होती है। जैसे मैं कितना भी बड़ी संख्या क्यों ना लिख लूं, भले
अब मैं इसकी घात भले कितनी लिख दूँ, 5, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा 6 लिख दूँ। अब ये देखो इकाई का अंक इसमें क्या है, 6, तो अब 6 की घात चाहे कितनी भी हो, इसका हमेशा इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। अगर यहाँ पर 5 होता, क्या होता, 5, तो ऊपर घात चाहे कितनी भी हो तो इसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5। और अगर यहीं पर 5 की जगह 1 हो और घात चाहे कितनी भी हो, अगर 5 की जगह 1 हो और घात चाहे कितनी भी हो तो वो आएगा इकाई का अंक 1। और इसी प्रकार अगर यहाँ पर 0 होगा तो चाहे घात कितनी भी हो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या दे रखी है और अगर उसका इकाई का अंक ये है और उनके ऊपर चाहे कितनी भी घात हो तो जो इकाई का अंक आएगा वो ये खुद संख्या ही होगी। ठीक है, दूसरा 4 और 9 को याद रख लेना। 4 और 9 कितने होते हैं, 13। क्या 13, क्या मेरा है। देखो अगर 4 की घात, इसमें एक छोटा सा सीधा कॉन्सेप्ट है, सम हो, क्या हो, 4 की घात सम हो, पहले अपन विषम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विषम। अगर 4 की घात विषम हो ना तो उसका इकाई का अंक सदैव 4 ही होगा। और अगर 4 की घात क्या हो, सम, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 6 होगा। जैसे जैसे देखो 4 की घात मैंने लिखा 1, कितना है, विषम है, तो इसका अपने को पता है कि भाई कोई भी संख्या है अगर उसकी घात 1 होता है तो वो खुद संख्या ही होती है। और ये एक संख्या तो इसका इकाई का अंक ये खुद ही है। मैं लिखता हूँ 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 गुणा 4 कितना आ गया, 16। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6। तो मैंने भी क्या लिखा है कि भाई 4 की घात अगर सम है तो 6 आएगा। भले आप 4 की घात 4 करके देख लो। इसमें देखो 16 गुणा 16 में ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 4 बार गुणा करूंगा मैं, 1 4 गुणा 4 गुणा 4। अब इन दोनों को मैंने लिख दिया 16 और इन दोनों को मैंने लिख दिया 16। अब देखो ये 6 का गुणा करो और ये 6 का गुणा करो, कितना आएगा, 36। तो यानी कि 6 इकाई का अंक तो 6 ही आ रहा है, इकाई का अंक 6 ही आ रहा है। तो यानी कि अगर 4 की घात सम हो तो 6 आएगा और 4 की घात अगर विषम हो तो इकाई का अंक सदैव 4 आएगा। इसी प्रकार 9 का कॉन्सेप्ट भी है। 9 का कॉन्सेप्ट क्या है, इधर देखो 9 की घात अगर विषम है, क्या है, 9 की घात अगर विषम है तो 9 खुद आएगा। और अगर 9 की घात सम है तो 1 आएगा। आप सीधा 1 और 2 से याद रखना, यानी कि अगर 9 की घात 1 है तो सीधा 9 आएगा, क्योंकि अपने को पता है भाई किसी भी संख्या की घात अगर 1 होती है तो वो खुद ही आती है, वो खुद संख्या, उसका इकाई वो खुद संख्या ही आएगी। और एक संख्या इसका मतलब इकाई का अंक ये खुद है। और अगर अपन बात करते हैं 9 का स्क्वायर, अपने को पता है भाई इतना तो आता ही है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 का ये कितना होता है, 1। तो ये दो चीजें याद रखना है भाई, अगर 9 की घात सम है तो 1 आएगा, 9 की घात विषम है तो 9 आएगा। तो मैंने क्या लिखा, यही तो लिखा है। ठीक है सर, अब देख लो ये संख्या आ गई, बाकी संख्या कौन कौन सी रही है वो लिख लो। 0 आ गया, 1 आ गया, 2 नहीं आया, 3 भी नहीं आया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। अब ये इनका क्या रोला है, तो देखो इनकी जो 4 ये है ना, हर 4 घात के बाद, हर 4 घात के बाद इकाई अंक का की पुनरावृत्ति करते, क्या करते हैं, इकाई अंक की पुनरावृत्ति करते हैं। भाई ये तो अपने को देखते ही सीधा पता चल जाएगा कि भाई अगर ये इकाई का अंक है और इनकी घात चाहे कितनी भी है तो उनके इकाई का अंक ये खुद ही आएंगे। 4 और 9 पता चल गया भाई, अगर 4 की घात सम है या विषम है या सम है तो क्या क्या आएगा, 9 का भी पता चल गया। और बाकी रही ये संख्या है। अब जो मैंने ये चीज लिखी है ना, ये हर एक नंबर में भी लागू होती है, लेकिन अपने सारे याद रखेंगे, इससे अच्छा ये सीधा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ये सीधा रहेगा। अब भाई थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा, दिमाग तो यूज करना पड़ेगा। हैं, तुम सोचते हो बैठे बैठे सब हो जाए, ऐसे तो होगा नहीं। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, 2 3 7 और 8, ये हर 4 घात के बाद अपने इकाई का अंक रिपीट करते हैं। 2 की घात 1 कितनी होती है, 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32। अब देखो 2 की घात हमने 1 लिखा था तब 2 आ गया, ठीक है।
2 की घात 4 4 आ गया, 2 की घात 2 4 आ गया, 2 की घात 3 अपने लिखा तब 8 आ गया, 2 की घात 4 लिखा तब 16 आ गया, और 2 की घात अपने 5 लिखा तब ये वापस 2 आ गया। देखो 1 2 3 4 5, चार संख्या, चार घात के बाद वापस जो पांचवी घात आई है तब इसने क्या किया है, अपने इकाई का अंक रिपीट किया है। इसी प्रकार इन सारों में भी होगा। अब देखो सारों में होगा, मैं लिखता हूँ 3, 3 की घात 1 है तो वो 3 ही आएगा, इधर आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 3 की घात 4 81, और ये 273। देखो घात 1 थी तब 3 आ गया, 9 3 की घात 3 तब 7, चौथी घात तक 1 आ गया। जैसी पांचवी घात आई यानी कि 4 घातों के बाद इसने वापस क्या इकाई का अंक क्या कर दिया, रिपीट। 3 की घात 1 थी तब 3 था, और 3 की घात 5 आ गई तो वापस ये 3 आ गया। अब देखो अब ये कैसे अपन ज्ञात करेंगे, मानना कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक है, और अगर चाहे उसकी जो भी घात दे रखी हो ना, जो अंतिम के 2 अंक होंगे ना, अंतिम के 2 अंक कितने, अंतिम के 2 अंक वो देख लेना, और जो अंतिम के 2 अंक दे रखे ना उसमें आप दे देना 4 का भाग। किसका भाग, 4 का भाग। अब ये शेषफल जो आया ना ये इसकी घात है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि इतनी बड़ी संख्या की जगह मैं लिख सकता हूं, सॉरी की घात 3, यानी कि 4 का भाग पूरा पूरा आपने दे दिया है। ये पीछे वाली संख्या को देख लेना, पीछे वाली 2 संख्या को देख लेना, उसमें 4 का भाग दे देना, जो भागफल जाएगा वो छोड़ देना, जो शेषफल आएगा ना वो लिख देना। अब शेषफल आ रहा है 3। अब देखो इकाई का अंक इसका क्या है 2, और 2 की घात 3 में इकाई का अंक क्या आता है, 2 की घात में 2 की घात जब 3 होती है तो इकाई का अंक क्या आता है 8, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 8, और इसी का ये आंसर है, दोनों का ये सेम आंसर है। इसका अगर पूछेंगे ना तो इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा, ठीक है। अब आगे देखो मैं इसके रिलेटेड सवाल करवा देता हूँ। अब तो सवाल देख लो आप, ये अपने एक सवाल संख्या दे रखी है और उसकी घात दे रखी है। सबसे पहले अपने को देखना है कि भाई जो संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक क्या है 7, ठीक है। 7 में अपने को पता है कि भाई 7 का यानी कि 4 घातों के बाद रिपीट करेगा, क्योंकि वो 0 1 5 6 वाला नियम नहीं लागू हो रहा है, 4 और 9 भी नहीं है, तो यानी कि वो 4 घातों वाला नियम लागू होगा। तो इकाई का अंक अपने को पता चल गया 7, ठीक है सर। अब जो ये घात दे रखे हैं इसके जो पीछे की 2 संख्या है ना इसमें 4 का भाग दे दो, क्योंकि 4 घातों के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है, तो मैं 4 का भाग दे रहा हूँ। कितनी बार, 5 बार। शेषफल कितना गया 1, यानी कि 7 की पावर 1, 7 की घात में 1 लिखूंगा तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7। तो यानी कि ये अपने को सवाल दे रखा है ना, इसको हल करने पर इकाई का अंक अपने पास क्या आएगा 7, ठीक है, इकाई का अंक 7 आएगा। अब इसको देख लो 342 गुणा 418 गुणा 55। अब अपने को पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, अपन जो इनके इकाई के अंक है ना उनको ले लेंगे। मैं लेता हूँ यहाँ से 2, यहाँ से 8 और यहाँ से 5। अब इनको गुणा कर दो, 8 दूनी 16। अब इसको पूरे को भी हल करने की जरूरत नहीं है, इसका भी जो इकाई का अंक है ना उसको और इसको हल कर दो, यानी कि जो ये 5 है और 6 है इसको गुणा कर दो, आ जाएगा 30। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। तो जो ये संख्या दे रखी है इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 बराबर 0, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 की घात 35 गुणा 11 की घात 55 दे रखा है। अब देखो 7 ये वाले हो रहा है 7, ठीक है सर, इकाई का अंक ये खुद दिया तो ये 7 अपने लिख दिया। अब 35 में 4 का भाग दो, ये तो 35 में 4 का भाग दे दिया, कितनी बार 8 बार, 32। शेषफल रहा 3, तो ये शेषफल रहता है ना उसी को इसकी घात में लगाना है, ठीक है। जो शेषफल रहता है उसी को उसकी घात में लगाना इकाई के अंक पर, समझ रहे हो। क्या आ गया 3 गुणा 11 की घात 55, 11 की घात 55 है तो अपन इकाई का अंक ले लेते हैं यहाँ से, और 55 हमारे को वो नियम याद है कि 0 1 5 और 6 की कोई भी घात हो ना
उसका मान सदैव 1 ही होगा, तो मैं सीधा 1 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, ये 1 है, 1 लिख देता हूँ। इन दोनों को मैंने हल किया, कितना आ गया 49। अब ये भी बाकी है, तो मैं इस पूरे को हल ना करते हुए जो 9 है और 7 है इन दोनों को गुणा कर देता हूँ। ये आ गया 63 आ गया। 63 का 3 और 1 को गुणा करूंगा तो मेरे को पता है 63 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 3। यानी कि जो अपने को ये सवाल दे रखा है इसको अगर अपन हल करेंगे ना, इसका इकाई अंक क्या आएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। 1432 की घात 44। ये कहीं देखा देखा लग रहा है ना, गलत नहीं बच्चों, ध्यान दे यहाँ पर। 14 की घात 32। अब यहाँ पर देखो इकाई अंक क्या है 2 है। ठीक है सर, अब जो घात दे रखी है उसके पीछे के दो संख्याएं ले लो और उसमें 4 का भाग दे दो। लो सर 4 का भाग भी दे दिया, ये तो पूरा पूरा जा रहा है सर 0। अब घात 0 है, सॉरी शेषफल 0 आ गया, तो सर क्या हम 0 लिखेंगे? 0 नहीं आएगा। तो अगर किसी भी संख्या का घात 0 लगाते तो उसका मान 1 होता है, लेकिन अब 1 ये नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो अपने को क्या करना है, जो पीछे वाली 2 अंक लिए है, 2 संख्या अपने ली है, उसमें क्या करेंगे, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है ना तो अपन एक कम संख्या से भाग देंगे। 10 बार दे दिया 40, पीछे रहा 604, तो मैं 2 की पावर क्या लिखूंगा 4। क्या लिखूंगा 4, 2 की पावर 4 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिखूंगा। अब इसको मैं गुणा करता हूँ 4 और इन दोनों को गुणा करता हूँ 4। अब 4 को 4 से गुणा कर दूंगा 16 आ जाएगा। 16 में इकाई अंक क्या है 6, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना। इकाई अंक क्या है 5। ठीक है सर, अपने को सर वो नियम याद आ रहा है कि 0, 1, 5 या 6 की घात कोई भी हो तो वो खुद ही संख्या होती है। तो चलो सीधा हमने लिख दिया 5। या फिर अगर अपने को लिखेंगे तो 15, ये घात है ना, ये 15 कौन सी है, ये घात वाले है, इसमें अपन देंगे 4 का भाग 3 बार 12, शेषफल कितना गया 3। ये 3 कहाँ लिखेंगे इसकी घात में, ये लिख दिया इसकी घात में। ठीक है सर, माइनस इकाई का क्या है 6, 25 में 4 का भाग दे दो, कितनी बार 6 बार, 24 1। तो ये शेषफल आया है ना, इसको लगा देंगे इसकी घात पर, ये लगा दिया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। अपने को पता है कि भाई 5 का नियम अपने को पता है कि 5 की घात चाहे कितनी भी उसका मान सदैव वो खुद ही होता है 5। ये 5 लिख दिया, माइनस 6 की घात 1 6। अब हल करेंगे क्या आएगा माइनस का ही। यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना कि जो इकाई का अंक होता है ना वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। इकाई का अंक जो भी होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो सर हमारे तो माइनस में आ गया, आप क्या करें, अगर माइनस में आ गया ना इसमें सीधा सीधा क्या करना 10 जोड़ दो, -1 में सीधा 10 जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 9। और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है।